बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम स्कूल इंडिया है, विच इज पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया। सो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो परिवहन तंत्र है मनुष्य में, मानव में, उसमें परिवहन तो रुधिर का होना था, वो रुधिर कैसा होता है ये हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो रुधिर का परिवहन होने वाला है या जो रुधिर परिवहन हो रहा है, ये रुधिर जो है वो कहाँ से परिवहन होगा। जैसे मान लो कोई नदी है, वो बह रही है, उसमें पानी क्या है, कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसा है, उसमें मछलियां कौन कौन सी हैं, गंदगी कितनी है, सफाई कितनी है, वो सब क्या हो गया जो हमने अभी रुधिर के बारे में देखा कि जो बह रहा है वो क्या है। अब आपको देखना है कि वो नदी निकली कहाँ से है, उसमें जो दबाव है वो इस दिशा में ही क्यों बहती है, उसमें जो चाप है, जो दाब है वो क्यों है, वो अंतिम में कहाँ जाती है, फिर वो कैसे वापस आती है। मतलब ऐसी चीजें कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, रास्ता क्या है, नदियों का जो किनारा है वो कैसा है, कुछ वैसी चीजें हम देखने वाले हैं कि मतलब कि मनुष्य में जो परिवहन तंत्र होता है उसके लिए कौन कौन से मुख्यतः केशिकाएं होती हैं, वाहिनिकाएं होती हैं, किस तरीके से वो काम करती हैं, ये सारी चीजें। तो अगर हम रुधिर के बारे में बात करें या परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करें तो इनके परिवहन के लिए मुख्यतः जो है 3 विषयों के बारे में आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हृदय के बारे में। हृदय के साथ ही, हृदय क्या है, बस ये एक प्रकार का हृदय पेशियों से मिलाकर बना हुआ एक अंग है जो क्या करता है कि हमारे रुधिर में ऐसे ऐसे मतलब कि पंप करता है, जिसकी वजह से हमारा रुधिर एक प्रेशर के साथ फ्लो होता है। आपको पता है कि हार्ट कहाँ है, आपका हार्ट जो है वो दोनों लंग्स के बीच में है और देखिए यहाँ पे आपका हार्ट है और आपका ब्लड जो है ब्रेन तक भी पहुंचाना है। तो अपोजिट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट भी आपको रक्त को ऊपर की तरफ पहुंचाना है, ठीक है। और पैर तक अगर रक्त चला गया, एक बार सपोज करिए कि अगर हृदय नहीं होता और पैर तक रक्त चला जाता, फिर क्या है कि क्या वो रक्त पैर से फिर आपके सर तक, ब्रेन तक पहुंच पाता, क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में काम होने वाला है। तो इसमें क्या है, एक प्रेशर के साथ रक्त को शरीर में भेजा जाता है और उसी प्रेशर के थोड़े थोड़े कम होते होते रक्त जो है पुनः जो है ऊपर की ओर बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो हृदय का मुख्यतः काम ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से हृदय कोशिकाओं से, हृदय पेशियों से मिलकर बना हुआ एक अंग है जो क्या करता है, रक्त को एक दबाव के साथ जो है पूरे शरीर में फैलाता है। ये चीजें हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं, हृदय की संरचना के बारे में भी देखेंगे। दूसरी चीज है धमनी तथा शिराएं, या जिसे हम रुधिर वाहिकाएं कहते हैं, रुधिर जो है कि केशिकाएं कहते हैं, ठीक है। धमनी और शिराएं, अभी तक हमने जो भी फिगर देखा था अपने पहले की क्लासेस में, वहां पे हमने आपको दिखाया था कि रुधिर जो है वो जाता है जब, तो क्या है कि हमने देखा था कि यहाँ वाले फिगर में ज्यादा अच्छे से दिख रहा है आपकी धमनी और शिराओं के बीच में। यहाँ पे देखिए ये आपका हृदय है, एक मिनट देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका हृदय है, ये आपका क्या है, हृदय है, ठीक है, समझ में आ गया। और हृदय के से निकली हुई 2 रंग की आपको वाहिकाएं, या कह सकते हैं कि आपको 2 रंग की केशिकाएं दिखाई दे रही हैं, 2 रंग की एक पाइप जैसी संरचना दिखाई दे रही है। एक संरचना जो है वो कुछ इस तरीके से नीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है और दूसरे रंग की जो संरचना है वो कुछ इस तरीके से लाल रंग की संरचना दिखाई दे रही है, जो कि पूरे शरीर में एक जालनुमा संरचना का निर्माण करती है। जो ये नीले रंग की संरचना है, मतलब आपके शरीर में ये थोड़ी सी कलर में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन इसमें आपको पूरा अलग अलग करके दिखाइए कि एकदम लाल है, एकदम नीला है। जो नीले रंग की पाइप होती है या जो नीले रंग की केशिकाएं होती है, उसमें जो है अनाक्सीकृत जो है रुधिर बहता है, और जो लाल रंग की कणिकाएं होती हैं, लाल रंग की जो केशिकाएं होती हैं, उसमें ऑक्सीकृत रुधिर का वहन होता है। बात समझ में आ रही है। अनऑक्सीकृत और ऑक्सीकृत का क्या अंतर है कि रुधिर जो है, जैसे कि देखिए रुधिर क्या है कि मान लो हम एक खाली जो है कि पेज पे समझते हैं। देखिए रुधिर, सपोज करिए कि रुधिर जो है वो अभी अभी जो है फेफड़ों से निकला है। जैसे अगर हम बात करें तो क्या है हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास श्वसन नली है। श्वसन नली इस तरीके से 2 भागों में विभाजित हो जाती है। श्वसन नली जब 2 भागों में विभाजित हो जाती है तो फिर क्या होता है कि इस तरीके से ये श्वसन नली जो है आगे चल के फेफड़ों के साथ, ये श्वसन नली जो है आगे चल के फेफड़ों के साथ जो है कि
पूरी होती हैं, ठीक है। और इनके बीच में ही यहाँ पे आपकी इस तरीके से क्या होते हैं, हृदय आपके पास उपस्थित होता है। कुछ ऐसी संरचना आपको देखने को मिलती है। मान लीजिए कि अभी क्या है कि हवा जो है वो बाहर से अंदर की ओर आई है और क्या है अपने साथ बहुत सारा ऑक्सीजन लेके आई है। तो अब क्या होगा, इन ऑक्सीजन का जो है रुधिर की केशिकाओं के साथ परिवर्तन होगा। मतलब अगर जो लंग्स से निकलने वाली जो हवा, जो लंग्स से निकलने वाला जो रक्त होगा, उस रक्त में ऑक्सीजन का जो सांद्रता है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे रक्त को जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकृत द्रव्य। जिस द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा, जिस द्रव्य में क्या है बच्चों, जिस द्रव्य में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है। इस तरीके से अगर मैं ऊपर दिखा रही हूँ इसका मतलब ज्यादा है, अगर मैं इस तरीके से नीचे दिखा रही हूँ इसका मतलब कि कम है। तो अगर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो ऐसे रक्त को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। और वहीं पे अगर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम है जबकि CO2 की मात्रा ज्यादा है, या CO2 जो है कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया है, तो ऐसे रक्त को हम क्या कहते हैं, अनऑक्सीकृत। ऐसे रक्त को हम क्या कहते हैं, अनऑक्सीकृत। तो जो ऑक्सीकृत रक्त होता है इसे हम दिखाते हैं कि जो धमनियां होती हैं उससे जो है ऑक्सीकृत रक्त बहता है, और जो धमनी होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत रक्त बहता है। और जो सिराएं होती हैं इसमें क्या होता है, अनऑक्सीकृत रक्त का परिवहन होता है, वहन होता है। तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई जो कि आपको मैंने हृदय के बारे में और जो भी अंग जो है परिवहन में भाग लेते हैं उसके बारे में बताया। हम एक एक करके धमनी और सिराओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम हृदय पे जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि भाई हृदय से जो है कि वो रक्त जो पंप होता है, फिर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे उसमें अनऑक्सीकृत जो रक्त है वो ऑक्सीकृत रक्त में परिवर्तित होता है। सब कुछ बहुत ही विस्तार में, बहुत ही इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि हृदय यहाँ पे है, और हृदय किसे, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जो मात्रा पूरे शरीर में होती है वो कहाँ पे होती है, आपके लंग्स में होती है, फेफड़ों में होती है, फुफ्फुस में होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो फेफड़े हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीकृत जो है कि हमारा रक्त होता है, जबकि अनऑक्सीकृत रक्त का मतलब क्या है, जब शरीर से रक्त जो है वापस आएगा तो मोस्ट ऑफ द जो ऑक्सीजन उसमें उपस्थित रहता है वो शरीर की ऊतक, शरीर की कोशिकाएं जो है प्रयोग कर लेती हैं। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है वो कम हो जाती है, और ऐसे रक्त को हम क्या कहते हैं, अनऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो अब तक फिगर में हमने जो दो रंग दिखाए थे, जो लाल रंग की हमने चीजें दिखाई थी वो क्या था, वो हमारा था धमनी, और जो नीले रंग की हमने पूरी पाइप दिखाई है वो क्या है, हमारी सिराएं हैं। तो धमनी और सिराएं और आपके उसके साथ साथ क्या, हृदय, ये जो है मुख्यतः भाग लेती है किसमें, वहन में। एक चीज और आपको पढ़ाऊंगी मैं जो कि वहन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम बाद में समझेंगे। मुख्यतः इनका होता है, उन्हें हम वाहिनिकाएं कहते हैं, या फिर जो है कि वो क्या होती है, धमनी और सिराओं से भी पतली पतली नली होती है। ये नली क्या करती है कि रुधिर में से जो काम की चीजें हैं वो पास होके जानी भी तो चाहिए, उसके लिए सहायक होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे धमनी तथा सिरा में अंतर, या धमनी तथा सिरा के बारे में बात। मैंने आपको डिटेल में पहले धमनी सिरा नहीं पढ़ाया है, पहले मैं आपको अंतर बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि आपको धमनी सिरा के बारे में भी पता चल जाएगा, और इन दोनों में क्या अंतर है इसे आप अगर कंपेयर करके समझेंगे तो आपके दिमाग के लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा, और एक एक शब्द को हम बहुत डिटेल में समझेंगे। देखिए, अगर हम पहली बात करें धमनी और सिरा की, अगर हम सबसे पहले बात करें धमनी की और सिरा की, तो आप कैसे याद करोगे कि धमनी और सिरा क्या होती है, कौन जो है हृदय से रक्त को बाहर ले जाता है, कौन बाहर से हृदय रक्त को अंदर ले आता है। तो सिरा से समझ में आ रहा है किसी चीज का एक लास्ट पॉइंट, तो सिरा क्या करता है कि पूरे शरीर में जो रक्त गई होती है उसे वापस लाने का काम जो है वो सिरा करती है।
और धमनी क्या करती है, जो रक्त है उसे हृदय की जब धड़कन होती है तो आप याद कर सकते हैं हृदय की धड़कन, ध से धमनी के साथ रक्त को पूरे शरीर में उस धड़कन के साथ, उस प्रेशर के साथ भेजने के लिए धमनी जरूरी होती है। अगर आपको इनका इंग्लिश नेम याद है आर्टरी और हिंदी में से कहते हैं वेन्स, तो अगर आपको इसका इंग्लिश नाम याद है तब मैं आपको बहुत इजीली याद करवा सकती हूँ कि भाई धमनी और शिरा का काम क्या है। आर्टरी का मतलब है कि आगे बढ़ो, ए का मतलब क्या है, ए से आप याद रख सकते हैं आगे बढ़ो, क्योंकि ना बच्चों आगे जाके भूल जाता है कि कौन सा क्या काम करता है, कौन सा रक्त लाता है, कौन सा रक्त ले जाता है। तो मैं अपने स्कूल टाइम में ऐसे याद रखती थी कि आर्टरी का मतलब क्या है, ए से, ए का मतलब क्या कह रहा है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो धमनी में क्या होता है कि रक्त को आगे मतलब शरीर के और हिस्सों तक हृदय से पहुंचाया जाता है। जबकि वी का मतलब हमने याद किया था कि वी का मतलब है वापस आओ वापस आओ। तो जो रक्त है, जो हृदय है, वो क्या कहता है कि हमारा रक्त था और इसे जो है कि हमने क्या किया, पूरे शरीर में भेज दिया, लेकिन अब बेचारे को प्यार आ रहा होगा उसके ऊपर, उसकी मतलब याद आ रही होगी, तो कह रहा था कि वापस आओ वापस आओ। तो वेन की सहायता से जो रक्त है वो वापस आता है। तो अगर आपको हिंदी वाला नाम ही याद करना है तो आप याद रख सकते हैं कि जो सिरा है, किसी चीज का एक सिरा है, तो पूरे शरीर में जो रक्त वाहिनिकाएं हैं वो एक सिरा से जो है कि एक लास्ट पॉइंट से हमारे जो है हृदय में आती हैं, मतलब पूरे शरीर से कलेक्ट करके एक सिरे से हमने उसे हृदय में डाल दिया। तो ये सिरा, इसका जस्ट अपोजिट धमनी। अगर इंग्लिश में है तो आर्टरी का मतलब है आगे बढ़ो मतलब हृदय से आगे जाओ। धमनी का मतलब है या वेन्स का मतलब है वी से वापस आओ। तो हृदय से पूरे शरीर से रक्त को जब वापस लाया जाता है तो ये काम वेन करती हैं। और हृदय मतलब आर्टरी का मतलब क्या है कि आगे जाओ। इस तरीके से मैंने याद किया था। आपको अगर ऐसे ही याद जाता है तो कोई बड़ी अच्छी बात है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। मैंने इसको ऐसे याद किया था। नेक्स्ट में पहली बात क्या लिखी है कि धमनियां रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती हैं। यही मतलब आगे बढ़ो, हृदय से रक्त को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, धमनियां करती हैं। अब धमनी का एक पॉइंट पढ़ने के बाद हम लोग सिराओं का एक पॉइंट पढ़ेंगे कि सिराएं रुधिर को अंगों से वापस की ओर ले आती हैं। कोई एक सिरा है, वहां पे सारी चीजें कलेक्ट होती हैं, फिर वो हृदय में आ जाती हैं। ठीक है, तो सिराओं का काम क्या है, वापस लाओ। हृदय का काम क्या है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट में क्या है, धमनियों में रुधिर दाब के साथ बहता है। धमनियों में रुधिर दाब के साथ बहता है। इस बात को कैसे समझेंगे, देखिए हृदय में क्या है कि जब हृदय में रक्त आता है तो आ गया, उसके बाद क्या किया जाता है, प्रेशर के साथ जो है रक्त को बाहर भेजा जाता है। जैसे कि आप घर चले जाते हो या फिर आपकी कोई पसंदीदा चीज, आप मूवी देख रहे हो, तो आपको वहां से अगर किसी काम के लिए भेजना होता तो आपको जबरदस्ती ढकेल के लेके जाना पड़ता है। लेकिन जब स्कूल से आते हैं, पता रहता है कि अब घर जाके खेलना है, टीवी देखना है, मोबाइल में गेम खेल लेंगे, तो हमको स्कूल से नहीं ढकेलना पड़ता है कि हाँ भाई घर जाओ। अपने घर आने के लिए किसी को ढकेलना नहीं पड़ता है या फिर किसी को जबरदस्ती नहीं करनी होती। जैसे अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ तो मुझे जब घर से यहाँ आना होता है, मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो फिर ऐसा मतलब एक तरीके से अपने आप को पुश करना पड़ता है कि हाँ भाई जिंदगी में कुछ करना है तो निकलना पड़ेगा, इसलिए पुश करना पड़ता है। लेकिन जब छुट्टी होती है तो यहाँ से घर जाने के लिए एक बार भी नहीं सोचना होता, फट से पैक करके फट से घर चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब हृदय क्या है, वो समझ सकते हैं रक्त का घर है। तो रक्त को जब हृदय से आगे की तरफ ले जाया जाता है तो उसके लिए हमें एक दबाव की जरूरत होती है, क्योंकि रक्त जो है ये आपके गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में भी जा रहा है। तो ये जो दबाव है ये धमनियों में ज्यादा होता है। मतलब रक्त से हृदय से रक्त को जब बाहर की ओर ढकेलना होता है, उसे अपने घर से बाहर निकालना पड़ता है, तो एक पुश की जरूरत होती है, प्रेशर की जरूरत होती है। इसलिए धमनियों में जो रक्त बहता है वो प्रेशर की वजह से बहता है, जबकि सिराओं में रुधिर बहुत कम दाब के साथ बहता है। मान लीजिए सपोज करें कि हृदय ने एक प्रेशर के साथ रक्त जो है भेज दिया, और रक्त क्या है वो मान लो ब्रेन तक चला गया, आपके पैर तक चला गया, हाथ तक चला गया, सब नसों में जो है रक्त फैल गया। जब प्रेशर के साथ धमनी में रक्त आया तब अब क्या है कि मान लो यहाँ तक रक्त चला आया, मेरे हार्ट ने पंप किया, रक्त जो है यहाँ तक आया। अब रक्त जो है जब धमनी के द्वारा सिरा के द्वारा वापस जाएगा तो यहाँ पे तो कोई हार्ट है नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई हृदय कोशिकाएं तो है नहीं जैसे प्रेशर के साथ वापस भेजेगी। तो फिर ये अपना धीरे धीरे घूमते घूमते जाता है। जैसे आप स्कूल जाते हो, जब हर चीज को थोड़ा सा अपनी लाइफ से रिलेट करके याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे आप स्कूल से जब घर जाते हो तो आराम से थोड़ा सा चाय पी लिया या थोड़ा सा दोस्तों के साथ मस्ती कर ली, थोड़ा सा गेट पे खड़े हो गए, थोड़ा सा कुछ खा लिया, किसी दोस्त के यहाँ जाना है तो चले गए। जब स्कूल से घर आते हैं तब
लेकिन जब घर से स्कूल जाते हैं तो लेट होता रहता है, भागते भागते गिरते पड़ते जाना पड़ता है। तो क्या है कि सिराएं जो है ये क्या कर रही है, अपना काम कर चुकी हैं। इनको जिस भाग को ऑक्सीजन देना था ये अपना ऑक्सीजन दे दी है। अब क्या है कि इनको आराम से अपना घूमती टहलती कम दबाव के साथ जो है ये फिर से हृदय की ओर वापस आएंगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, धमनियों की दीवार मोटी होती है। धमनियों की दीवार मोटी होती है क्या मतलब, देखिए अगर किसी चीज पे आपको ज्यादा प्रेशर डालना है, जैसे मान लो कि आप कोई पाइप खरीद रहे हो, उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत पेड़ में पानी वानी डालना है, बहुत ज्यादा प्रेशर का काम नहीं करना है। तो आप कोई पतली जो है लेयर वाली पाइप भी खरीद लोगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन कहीं पे आपको बड़ी प्रेशर के साथ पानी दूर तक ले जाना है, मान लो आपने नीचे अपना टुल्लू लगा रखा है और आपको 4 फ्लोर ऊपर पानी ले जाना है, तो क्या है कि यहाँ पे एक प्रेशर के साथ काम ऊपर की ओर होगा। तो अब आपको जो पाइप खरीदनी होगी वो अच्छी क्वालिटी खरीदनी होगी, नहीं तो बीच बीच में क्या होगा, वो फट जाएगा प्रेशर की वजह से। तो धमनियों में जो रक्त होता है वो अधिक दाब के साथ बहता है, इसलिए धमनियों की भित्ति जो होती है, जो दीवार होती है, इस तरीके से धमनियों की जो दीवार होती है वो क्या होती है, ये वाला जो एरिया होता है वो मोटा होता है। जबकि सिराओं का जो दीवार होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, तो सस्ता वाला पाइप भी खरीद लोगे, लगा लोगे तो काम हो जाएगा। तो सिराओं की जो दीवार होती है वो पतली होती है। आगे दिया है कि इनकी गुहा सक्रिय होती है। गुहा का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये क्या है, ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, धमनी है। समझ में आया। अब सबसे पहले हमने कहा कि धमनी ये पता है हमने क्या किया, ये इसको इस तरीके से अगर मान लो क्या कहते हैं केशिकाएं बह रही हैं, तो हमने क्या किया कि इसको इस तरीके से बीच में से काट दिया, इस तरीके से हमने इसको काट दिया। अब हमें क्या दिखा है, अंदर की चीजें दिखाई दे रही हैं। तो अगर ऐसे कुछ चित्र को आप इमेजिन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एक तो पहली बात तो धमनियों का जो ये होता है, धमनियों की जो भित्ति होती है वो हमने कहा मोटी होती है। धमनियों की जो भित्ति होती है हमने कहा कि वो मोटी होती है। इस तरीके से मान लो हमने 2 लेयर्स बना दी, धमनियों की भित्ति को मोटा कर दिया। तो जब अगर कोई पाइप है उसके बीच में कोई लेयर आप बना दो, कोई पाइप है उसमें क्या करो कि वो पाइप काफी मोटी हो जाए, तो बाहर से देखने में तो पाइप मोटी लगेगी, लेकिन अंदर से उसके अंदर जो होल होगा वो काफी पतला होगा। तो गुहा का मतलब है कि ये जो स्थान है जहां से रक्त बहेगा, ये जो होता है ये सकरा होता है धमनी की केस में। धमनी जो होती है उसमें ये रक्त का जो गुहा होती है, जो केशिकाओं की गुहा होती है, ये सकरी होती है। लेकिन अगर हम सिराओं की बात करें तो यहाँ पे गुहा चौड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सिराओं की दीवार होती है ये क्या होती है, ये पतली होती है। एक चीज हमने यहाँ पे छोड़ दी कि धमनियों की दीवार लचीली होती है तथा सिराओं की दीवार कम लचीली होती है। मतलब धमनियों में एक प्रेशर के साथ चीजें फ्लो होती है, तो हमें अच्छी क्वालिटी के पाइप चाहिए तो थोड़ा लचीलापन हमको चाहिए, ताकि प्रेशर जब जाए तो वो उस प्रेशर को जो है कि रजिस्ट कर पाए, उस प्रेशर के अगेंस्ट जो है वो अपने आप को फटने से या खराब होने से बचा पाए। लेकिन सिराओं में ऐसी कोई चीज नहीं, तो कम लचीली में भी उनका काम हो जाता है। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट में दिया है कि जो धमनियां होती हैं इसमें कपाट नहीं उपस्थित होते हैं। कपाट का मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए कि हृदय ने क्या किया, अभी पंप किया है और ब्लड जो है एक फ्लो के साथ मेरे पैर के साइड बढ़ रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी में जा रहा है, लेकिन मान लो सपोज करो कि पैर के साइड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना प्रेशर है पीछे से कि रक्त जो है वो वापस मेरे हृदय की ओर नहीं आ सकता। अगर मान लो दिमाग में भी जा रहा है, ब्रेन की साइड भी जा रहा है, तो अगर मान लो हार्ट ने ऐसे पंप किया और ब्लड जो है वो मेरे ब्रेन की साइड जा रहा है, तो रक्त में इतना दबाव होता है कि ये जो दबाव के साथ जो ब्लड है ये वापस आ ही नहीं सकता। पीछे से रक्त ने और दबाव रखा है। लेकिन सिराओं में क्या होता है, सिराओं में दबाव नहीं होता। जैसे मान लो सपोज करो कि मैंने मेरे ब्लड से, मेरे हार्ट से जो है वो ब्लड पैर में गया धमनियों द्वारा, अब सिराओं द्वारा वो वापस आ रहा है। सपोज करो कि थोड़ा सा ब्लड ऊपर की ओर बढ़ा, लेकिन दबाव कम होने के बाद फिर ये ब्लड जो है नीचे की तरफ चला गया। जैसे कि आप सपोज करो कि किसी ऊंचाई वाले एरिया पे आपको क्या करना है, पानी ले जाना है। आपने अपना मोटर ऑन किया, मोटर में क्या है, दबाव कम है, पानी थोड़ा जब दबाव बढ़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, फिर धीरे से नीचे, फिर जब प्रेशर बढ़ेगा तो दबाव के साथ ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे। तो ऐसे में क्या होता है, सिराओं के पास वॉल्व होते हैं, कपाट होते हैं। मतलब कि अगर पानी जो है या आपका रक्त जो है ये इतना ऊपर तक चढ़ गया है तो यहाँ पे एक वॉल्व रहेगा जो इसे बंद कर देगा। मतलब कि अब रक्त जो है इससे नीचे वाले एरिया में ना, इसके ऊपर ही रहे। तो
धमनियों में कपाट क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे रक्त जो है एक प्रेशर के साथ प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे कपाट वपाट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिराओं में रुधिर के प्रवाह को एक दिशीय सुनिश्चित करने के लिए, कि एक ही दिशा में रुधिर का प्रवाह हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे कपाट उपस्थित होते हैं, वरना यहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से जो रुधिर है वो वापस अपने ही दिशा में जाने लगेगा। सपोज करिएगा, अगर सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि रुधिर समझिए पैर में गया है धमनियों द्वारा, अब उसे ऊपर चढ़ना है, लेकिन प्रेशर कम होने की वजह से बार बार फिर नीचे चला जाएगा। तो अगर हम उसे बंद से एक थोड़ा सा आगे गया तो पीछे से कपाट बंद, तो अगर वो पीछे आ भी रहा है तो इस कपाट के ऊपर ही रहेगा, फिर प्रेशर बढ़ेगा, फिर वो और ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आपके सिराओं में क्या होते हैं, कपाट्स होते हैं, लेकिन धमनियों में ऐसा कोई भी कपाट नहीं होता। तो मेरे हिसाब से मैंने हर आपके टॉपिक को, या कह सकते हैं हर पॉइंट को रीजन के साथ एक्सप्लेन किया है कि सिराएं जो हैं वो क्या करती हैं, वो पूरे शरीर से रक्त को लेके आती है हृदय में, जबकि धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनियों में दबाव ज़्यादा होता है क्योंकि रक्त से दबाव के साथ हृदय से दबाव के साथ रक्त को बाहर की ओर ढकेला गया है, जबकि सिराओं में रक्त का दबाव कम होता है क्योंकि जब काम हो जाता है तो चिल करके अपना घर से आते हैं, स्कूल से घर आते हैं। धमनियों की दीवार की भित्ति मोटी होती है क्योंकि इसे ज़्यादा प्रेशर को बियर करना होता है, इसे ज़्यादा प्रेशर का प्रभाव झेलना है। उसके साथ ही साथ सिराओं की दीवार पतली हो जाती है, सस्ती वाली पाइप से भी काम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं डालना होता। धमनियों की दीवार लचीली होती है क्योंकि इसे अगर प्रेशर आता है तो उस प्रेशर में अपने आप को फटने से रोकने के लिए यहाँ पे इसे लचीला बनाया जाता है, जबकि सिराओं की दीवार जो है वो कम लचीली होती है। इनकी गुहा सकरी होती है क्योंकि इनकी जो भित्ति है वो मोटी, अगर किसी चीज़ की भित्ति आप मोटी कर दोगे तो इनके बीच में जो जगह है वो कम हो जाएगी, और वहीं पे सिराओं की जो भित्ति होती है, जो गुहा होती है वो क्या होती है, चौड़ी होती है। धमनियों में कपाट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर के साथ, एक जो है दबाव के साथ रक्त बहता है, तो उसमें एक दिशीय रक्त का ही परिवहन होता है। लेकिन सिराओं में ऐसा है कि एक दिशीय रक्त के परिवहन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए यहाँ पे कपाट बनाए जाते हैं। ये हमने कुछ टॉपिक देखे, कुछ हमने बिंदु देखे जो कि सिरा और धमनी के परिवर्तन के लिए या उसमें जो अंतर है उसको दर्शाते हैं। कुछ और बिंदु हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं कि फुफ्फुसी या पल्मोनरी धमनी के अतिरिक्त से सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। अब ये बात आपको, जो ये वाला टॉपिक है, ये वाला जो 7वां बिंदु है, ये मैं आपको तब समझाऊंगी जब मैं आपको समझा दूंगी कि दोहरा परिसंचरण का तंत्र कैसे काम करता है। ये अभी के लिए स्टार मार्क करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लेकिन अभी छोड़ दीजिए क्योंकि इसे मैं आपको तब समझाऊंगी जब मैं आपको दोहरा परिसंचरण तंत्र समझाऊंगी तब, ठीक है। उसके बाद क्या है, 8वें बिंदु में दिया है कि इनकी भित्ति मोटी होने के कारण खाली होने पर चिपकती नहीं है, पिचकती नहीं है। मतलब कि आपकी जो धमनियां हैं उनकी जो भित्ति है वो मोटी है, तो अगर मान लो धमनियों में अगर रक्त नहीं है तो भी वो पचकती नहीं है, अपनी थिकनेस के कारण वो गोली गोली बनी रहती हैं। लेकिन जो सिराएं होती हैं इनकी धमनियां क्या होती है, पतली होती हैं, इसलिए ये आपस में अगर इनमें रक्त उपस्थित नहीं है तो चिपक जाती हैं। ऐसी चीज यहाँ पे दी है। उसके बाद दिया है कि संपूर्ण हृदय का लगभग 15% जो रुधिर है वो आपके धमनियों में हमेशा उपस्थित होता है। मतलब एक बार रक्त जो है हृदय में जो गया तो उस समय भी तो पैर में रक्त होगा, बह रहा होगा, तो 15% रक्त जो है अप्रोक्सीमेटली हमेशा आपके धमनियों में उपस्थित होता है, जबकि 64% भाग जो है वो आपके सिराओं में होता है, क्योंकि सिराओं में धीरे धीरे बहता है, धीरे धीरे कम प्रेशर के साथ रक्त जो है ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यहाँ पे कम अमाउंट में ही रक्त जो है भरा होता है। धमनियां शरीर में त्वचा के नीचे गहराई में स्थित होती हैं, सिराएं शरीर में त्वचा के नीचे समीप ही स्थित होती हैं। मैंने आपको कहा ना कि धमनियां जो हैं वो गहराई में होती हैं और सिराएं जो है समीपस्थ होती है। तो जो आपको इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर देख के लगाते हैं, आप देखेंगे अगर हाथ में किसी के नसें दिखती हैं तो वो थोड़ी नीली नीली दिखती हैं, तो वो जो नीली नीली नसें हैं वो कहीं ना कहीं सिराएं हैं। सिराएं जो है वो रक्त के ऊपरी सतह पर और धमनियां जो है वो रक्त के निचली सतह पर उपस्थित होती हैं। तो ये कुछ मुख्य अंतर है किसके किसके बीच में, धमनी और सिरा के बीच में। हमने सब देख लिया। हमें ये जो 7वां वाला पॉइंट है इसे एक बार फिर से देखना है दोहरा परिसंचरण समझने के बाद। अब ये तो बात हो गई धमनी तथा सिरा की। अब हम बात करेंगे हृदय के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हृदय के बारे में। देखिए धमनी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं, और सिराओं को हम लोग यहाँ पे वेन्स कहते हैं। देखिए अगर हमने पीछे जो चीजें पढ़ी हैं उसको एक बार से मिलाइए। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप अगर देखेंगे
तो यहाँ पे आपके पास कौन से कलर से बनाया जाए, यहाँ पे आपके पास देखिए, यहाँ पे जो आपके पास गुहा है वो सकरी है, लेकिन यहाँ पे जो गुहा है वो क्या है, वो काफी फैली हुई है। उसके बाद यहाँ पे जो भित्ति है ये देखिए काफी मोटी है, यहाँ पे जो भित्ति है वो काफी पतली है। ये जो है ये ऑक्सीकृत रक्त का प्रवाह करती है, ये अनऑक्सीकृत रक्त का प्रवाह करती है। इस फिगर के बारे में हम बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या है, और भी कुछ अगर हमने फिगर लगाए हैं तो हम देख लेते हैं। नहीं, अब हमें मुख्यतः पढ़ना है मानव हृदय के बारे में। तो मानव हृदय जो है, मैंने आपको पहले बताया कि ये हृदय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ एक अंग होता है, जो कि क्या करता है, रक्त को एक प्रेशर के साथ, एक दबाव के साथ शरीर में भेजता है। हमारा जो हृदय है, मनुष्य का जो हृदय है, मानव का जो हृदय है, वो 4 कोष्ठों से मिलके बना होता है। मतलब हृदय की जो एक आप संरचना है उसमें 4 अलग अलग रूम है। जैसे एक घर है तो घर में 4 अलग अलग रूम है। एक जो है आपका स्टडी रूम है, एक आपका किचन है, एक आपका बेडरूम है, एक आपका मान लो कि हॉल वगैरह है। तो 4 अलग अलग रूम होते हैं, हर एक का अपना अपना फंक्शन। मतलब तो पढ़ाई का काम करना है, शांति वाला काम करना है तो स्टडी रूम में करो, खाना बनाने वाला काम किचन में। अगर सब एक ही जगह होने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, सब चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी, फिर पूरा का पूरा घर मैसी मैसी लगेगा। तो यहाँ पे 4 जो है वो कह सकते हैं कि रूम्स बनाए गए हैं, जिसे हम कोष्ठ कहते हैं। तो हृदय में, हमारे मनुष्य के हृदय में या पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये कोष्ठ क्या क्या करते हैं, इनका क्या नाम है, इसे हम समझेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे क्या दिया है कि मानव हृदय पेशियों से बनी हुई एक मुट्ठी के आकार की संरचना है। इसके इस तरीके से फिस्ट लाइक संरचना है। ये थोड़ा सा जो ये आपको जो इधर से लटका हुआ भाग दिख रहा है ना, ये आपके इस साइड है, इसलिए कहते हैं हृदय जो है वो आपके इस वाले हिस्से की ओर उपस्थित होता है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से हृदय जो है वो लगातार इस तरीके से पंप करता रहता है, पंप करता रहता है, पंप करता रहता है। 1 मिनट पे माना जाता है कि 72 बार ये जो है पंप करता है, और इस तरीके से हमारा रुधिर जो है वो एक प्रेशर के साथ पूरे के पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है। और क्या क्या चीजें दी गई है कि मनुष्य हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जो विभाजित होते हैं 2 आलिंद और 2 निलय में। देखिए, अब एक ऐसे फिगर को समझने के पहले हम एक सिंपल सी संरचना बनाएंगे हृदय के बारे में, जो कि आपको हृदय से संबंधित जो कार्य होंगे, जो चीजें होंगी, वो आपको बहुत अच्छे से समझा देगा। 1 मिनट, हम क्या करेंगे, हम एक रफली सा डायग्राम बनाएंगे जो कि हृदय के बारे में बहुत कुछ आपको बताएगा। सबसे पहली बात हमने कहा कि हम वो वाला हृदय बना लेते हैं जो हम ग्रीटिंग कार्ड लिखते समय अपने दोस्त लोग को भेजते हैं। तो अगर हम वो वाला हृदय भी बना लेते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। पता नहीं ये वाला हृदय जो है किस तरीके से हृदय हो गया, बट इसके पीछे भी स्टोरी है कि हृदय को हम इस तरीके से क्यों बनाते हैं। तो इसके पीछे भी स्टोरी है। लेट्स स्टडी इंडिया वाले चैनल पे आप जाएंगे शॉर्ट्स फीड में तो आपको मिल जाएगा। हमने सबसे पहले कहा कि हृदय में 4 कोष्ठ उपस्थित होते हैं, 2 कोष्ठ और 2 कोष्ठ। एग्जाम में ये वाला फिगर नहीं बना के आएंगे, बस मैं आपको हृदय के बारे में एक सामान्य परिचय देने के लिए ये फिगर बना रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बंदा है जो आपके साइड जो है फेस करके खड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक पर्सन है जो कि आपके सामने जो है किस तरीके से खड़ा है। तो इसका क्या है, इसका जो राइट साइड है वो इधर है, जो लेफ्ट साइड है वो इधर है। और आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका जो है राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा। तो इस बंदे की हिसाब से सोच के पढ़िएगा कि इसका जो है राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो इधर क्या है, इसका दायां हिस्सा है, और इधर क्या है, इसका बायां हिस्सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं एक बार और आपको फिगर में दिखाते हैं। 1 मिनट। क्लास में चीजें समझ में आ रही है ना? अगर नहीं आ रही हैं तो आप हमें जो है कि कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम उस पर काम कर सके। जैसे देखिए यहाँ पे एक हृदय को दिखाया गया है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो इंसान है जिसका हृदय है वो इस तरीके से खड़ा है। तो ये इसका क्या है, दायां हिस्सा है, ये इसका क्या है, बायां हिस्सा है। समझ में आ गया? तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि बहुत बार क्या होता है, हम अपने दाएं और बाएं हिस्से को जो किताब में लिखते हैं उसके दाएं और बाएं हिस्से के साथ मिलाने लगते हैं, इसलिए वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दायां किसका बायां किसका। जब भी याद करेंगे तो कहेंगे, अपने बारे में लिखेंगे कि हमारा जो दायां हिस्सा है उसमें जो है रक्त कहाँ से आता है, फिर बाएं हिस्से में रक्त कहाँ से आता है, कैसे कैसे काम होता है, सब कुछ समझिए कि हमने क्या किया। हमने एक हृदय को बनाया, फिर से बना लेते हैं। पहली बार तो हमने इरेज कर दिया, कैसे बनाते हैं भाई।
मतलब ये जिस इंसान का हृदय है उसके हृदय में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, इसलिए सही से नहीं बन रहा है। कुछ इस तरीके से मान लो, रफली सा ही तो डायग्राम बनाना है, समझ लीजिए कि हृदय है। आप लोग बहुत अच्छा बनाते हैं, पता है मुझे, मेरी एक्सपीरियंस कम है ना इसलिए। ठीक है, इस तरीके से हमने कहा कि हृदय में 4 वेस होते हैं। ये वेस नंबर 2 फर्स्ट, मान लो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 4 कोष्ठ यहाँ पे उपस्थित होते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये याद रखिएगा कि ये क्या है, ये उस बंदे का जो आपके सामने फेस करके खड़ा है, ये इसका क्या है, दायां भाग है, और ये इसका क्या है, ये इसका बायां भाग है, ये इसका क्या है, बायां भाग है। अब दाएं भाग में क्या होता है, बाएं भाग में क्या होता है, समझिए। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं आलिंद, इसे हम क्या कहते हैं, आलिंद। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं निलय। ये नाम है इनका, इनका नाम क्या है, आलिंद, और इनका नाम क्या है, निलय। इसी तरीके से इनका भी नाम क्या है, आलिंद है, और इनका नाम क्या है, निलय। मैंने आपको कहा ना कि हृदय जो है 4 भागों में विभाजित होता है, 4 कोष्ठों में विभाजित होता है। इसमें क्या है कि जो 4 कोष्ठ होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 2 आलिंद होता है, 2 निलय। तो पहला आलिंद, दूसरा आलिंद, पहला निलय, दूसरा निलय। ये वाला आलिंद जो दाएं साइड में उपस्थित है इसका नाम है दायां आलिंद, जो दाएं साइड में निलय उपस्थित है उसका नाम है दायां निलय। उसी तरीके से जो बाएं साइड में आलिंद उपस्थित है उसका नाम है बायां आलिंद, और जो बाएं साइड में निलय उपस्थित है उसका नाम है बायां निलय। ठीक है, संरचना समझ में आई कि दाएं साइड में भी 2 संरचना है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले का नाम है आलिंद, नीचे वाले का नाम है निलय। इधर भी 2 रूम प्रेजेंट है, ऊपर वाले का नाम है बायां आलिंद, नीचे वाले का नाम है बायां निलय। तो लिख लेंगे इस तरीके से, ये बाएं साइड में जो आलिंद उसका नाम बायां आलिंद, जो बाएं साइड में निलय उसका नाम बायां निलय। इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए, इन दोनों के बीच में गेट प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक गेट प्रेजेंट है इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, कपाट है, जैसे गेट है, कपाट कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं कपाट बंद कर दो या गेट बंद कर दो, तो गेट को हिंदी में या कह सकते हैं कि कपाट कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में, आलिंद और निलय के बीच में क्या होता है, गेट प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जो सिराएं होती है वहां से प्रारंभ करते हैं। अगर हम हृदय के फंक्शन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम प्रारंभ कहां से करेंगे, हम प्रारंभ करेंगे यहां से। तो यहाँ पे क्या है, ये है सिराएं, ये जो संरचना है इसे हम कहते हैं महासिरा या महासिराएं। तो महासिराएं क्या है, ये एक ऐसी सिरा है जो कि संपूर्ण शरीर से जो अनाक्सीकृत रक्त होता है उसे यहाँ पे लाता है। ठीक है, ये हमेशा लाता रहेगा। तो ये जब इसमें रक्त लाएगा तो रक्त जो है वो यहाँ पे आके भरने लगेगा। पहले रक्त आएगा, यहाँ पे गेट पहले बंद रहता है, तो जो रक्त आएगा वो इस हिस्से में भरने लगेगा। ठीक है, अब किसी गेट पे आप बाहर से कितना प्रेशर डालते हैं, दया अंकल, दया CID वाले आएंगे और एक प्रेशर मारेंगे तो गेट खुल ही जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब और भी जो लोग थे वो कोशिश करते थे तो गेट नहीं टूटता था। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब रक्त यहाँ पे आके भरना प्रारंभ होता है तो पहले ही गेट नहीं खुलता। जब इस हिस्से में एक अमाउंट में रक्त जो है भर जाता है तो इस रक्त की उपस्थिति के कारण, यहाँ पे जो रक्त उपस्थित हो जाता है उसकी वजह से इस जो गेट है, इसकी जो कपाट है, इसमें क्या होता है, एक दबाव बनता है। इसे कहते हैं आलिंद निलय कपाट। इसका क्या नाम है, आलिंद निलय कपाट। चाहे उधर वाला कहिए चाहे इधर वाला कहिए, तो इसे क्या कहते हैं, आलिंद निलय कपाट। तो आलिंद निलय कपाट जो है ये क्या है, एक तरीके से गेट है जो कि आलिंद और निलय को जो है कि अलग अलग करता है। समझ में आ गया। तो जैसे ही यहाँ पे रक्त इतना हो जाएगा कि इस कपाट पे इतना दबाव बन जाए कि ये कपाट क्या हो, ये कपाट जो है आपका खुल जाए, ये कपाट आपका क्या हो जाए, खुल जाए। कपाट जैसे ही खुलेगा वैसे ही यहाँ पे जो सफेद रंग से हमने रक्त बनाया है ये रक्त जो है इस निलय में आ जाएगा। मतलब कि आप क्या समझें कि सर्वप्रथम क्या होता है, महाशिराओं में एकत्रित अनाक्सीकृत रक्त जो है वो सर्वप्रथम दाएं आलिंद में आके भरता है। ठीक है, दाएं आलिंद में एक निश्चित अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में रक्त भर जाने के बाद क्या होता है, ये आलिंद और निलय का जो कपाट होता है उसे क्या करता है, खोल देता है। जब आलिंद और निलय का कपाट खुल जाता है तो जो आलिंद से जो रक्त है वो निलय में प्रवाहित होने लगता है। तो यहाँ पे जो रक्त आया था वो रक्त अब यहाँ पे आ चुका है। ये क्या करता है, इस तरीके से दबता है। इसमें क्या होता है, इस तरीके से जो है कि सिस्टोल होता है, अनुशीतलन होता है, जिसकी वजह से ये रक्त जो है यहाँ पे निलय में आ जाता है। समझ में आ गया। अब निलय से ये रक्त कहाँ जाएगा, अब ये रक्त जो है निलय से निकल के जाएगा आपके फेफड़ों में।
अगर आपको थोड़ा सा इमेजिन हो तो हमने बनाया था कि बीच में आपका इस तरीके से आपका हृदय है, इधर भी आपके पास फेफड़े हैं और इधर भी आपके पास फेफड़े हैं। तो जो फेफड़े हैं, दायां जो निलय है, यहाँ से जब रक्त निकलता है तो ये रक्त जो जाता है कहाँ पे, ये रक्त जाता है फेफड़ों में। और आपको पता है कि फेफड़ों में क्या है कि फेफड़ों जिसे हम फुफ्फुस कहते हैं, वहां पे ऑक्सीकृत जो है, या कह सकते हैं वहां पे ऑक्सीजन आ रहा है जैसे जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो जब ये रक्त यहाँ से गया तब तो ये अनऑक्सीकृत था, जब ये रक्त यहाँ से गया तब तो ये अनऑक्सीकृत था। लेकिन जब रक्त जो है फुफ्फुस से वापस आया तो उसमें क्या है कि अब जितना भी अनऑक्सीकृत चीजें थी वो ऑक्सीकृत चीजों में परिवर्तित हो गई। एक चीज जो मैंने आपको पिछली चीज में छोड़ा था, मैंने बोला था कि जब हम वो पढ़ेंगे तब समझेंगे, वो बात समझिए कि वहां पे क्या था कि यहाँ से जो दायां निलय है, यहाँ से जो दायां निलय है, इससे क्या हो रहा है, रक्त आगे की तरफ जा रहा है। आगे की तरफ मतलब क्या, हृदय को छोड़ के बाहर जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि जब हृदय से रक्त आगे की ओर जाता है तो एक धक्के के साथ जब बाहर भेजा जाता है तो ये किस में जाता है, धमनी में जाता है। सोचिए कि मैंने आपको कहा कि जो धमनियां होती है उसे क्या कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। आर्टरी का भी स्टार्टिंग जो है ए से है और आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आर्टरी हमेशा कहती है आगे बढ़ो, मतलब रक्त में जो हृदय में जो रक्त है उसे आगे बढ़ाने का काम कौन करती है, धमनी करती है। और वेन्स क्या कहता है, वापस आओ वापस आओ। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि सामान्यतः हमारे शरीर में जो ऑक्सीकृत रक्त होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, वो कहाँ पे रहता है, वो हमारे पास रहता है धमनी में। लेकिन सिराओं में क्या होता है, अनऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, वो वाला रक्त रहता है। यहाँ पे दोनों चीज एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। निलय में जो रक्त है वो अनऑक्सीकृत है, लेकिन ये हृदय से निकल के बाहर फेफड़ों की ओर जा रहा है। तो इसलिए वो वाहिकाएं जिसके द्वारा निलय से रक्त जो है फेफड़ों तक जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस धमनी। क्योंकि फुफ्फुस धमनी का क्या काम है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हृदय से जब भी रक्त बाहर की ओर निकलेगा तो हम उसे क्या कहते हैं, धमनियों द्वारा बाहर जाता है। तो यहाँ पे आज कह सकते हैं कि भले ही दाएं निलय में जो रक्त है वो अनऑक्सीकृत है, लेकिन जब यहाँ से ये बाहर निकलता है तो ये किसके द्वारा बाहर निकलता है, धमनियों द्वारा। तो सातवां जो पॉइंट हमने वहां पे छोड़ा था उसमें यही लिखा था कि फुफ्फुस धमनी जो होती है वो एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अनऑक्सीकृत रक्त जो है प्रवाहित होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अभी तक रक्त को मिला नहीं, वो तो फेफड़ों में जाने के बाद मिलेगा। उसके बाद सातवें पॉइंट का जो सिरा में लिखा हुआ चीज था वो क्या था, वो लिखा ये था कि जो रक्त जो है, मान लो यहाँ से दाएं आलिंद से निकल के कहाँ पहुंच गया, दाएं आलिंद से निकल के फेफड़ों तक पहुंच गया। समझ में आ गया, फेफड़ों तक पहुंच गया। फेफड़ों तक पहुंचने के बाद जब वहां पे ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन हो गया, कैसे होता है ये भी हम समझेंगे। समझिए कि उन्होंने अपना आपस में जो रक्त है उसने अपना CO2 जो है फेफड़ों में दे दिया और फेफड़े जो है वो अपना ऑक्सीजन जो है रक्त में दे दिए। कैसे होता है देखेंगे। अब क्या है कि अब जो रक्त फेफड़ों से आएगा, रक्त कहां से आ रहा है, फेफड़ों से, और किसके साइड आ रहा है, हृदय के साइड आ रहा है। तो वो मान लो यहां से आएगा और इस तरीके से हमारे जो है कि बाएं आलिंद में प्रवेश करेगा। बाएं आलिंद में जब प्रवेश करेगा मतलब कि क्या हो रहा है, रक्त किसी अंग से वापस आ रहा है और वापस लाने का काम कौन करता है, वेन्स करते हैं। तो क्या है कि जो फुफ्फुस धमनी है वो एक ऐसी धमनी है जहां पे अनऑक्सीकृत रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस सिराएं ऐसी सिराएं हैं जिसमें ऑक्सीकृत द्रव्य रुधिर बहता है। ऑक्सीकृत का मतलब क्या है कि क्योंकि अब हृदय जो रक्त जो है फेफड़ों से वापस आ रहा है, तो इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन होगा वो जैसे ही रक्त जो है फेफड़ों से बाहर निकलेगा वैसे ही रहेगा। तो सिराओं में ये एक एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कि थोड़ा सा अलग होता है। धमनी में सामान्यतः तो ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है, लेकिन जब वो वाली धमनी जो दाएं आलिंद से रक्त को फेफड़ों की ओर ले जाती है उसमें अनऑक्सीकृत या ऑक्सीजन की कम सांद्रता वाला रक्त बहता है। जबकि जो हमारे पास बायां आलिंद होता है उसमें क्या होता है कि अधिक, बायां आलिंद जो होता है उसमें अधिक जो कह सकते हैं रक्त वाला, जो अधिक ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो बहता है। और ये जो है कि सिराओं द्वारा हृदय जब फेफड़ों से वापस आता है तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, हृदय की ओर वापस आ रहा है। मतलब वापस लाने का काम कौन करता है, वेन्स करते हैं या सिराएं करती हैं।
तो अब क्या होगा कि फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो आलिंद में आ जाएगा। फिर ये जैसे यहाँ पे आके यहाँ पे एकत्रित हो रहा था वैसे यहाँ पे एकत्रित होगा। जब यहाँ पे इतना रक्त एकत्रित हो जाएगा कि इस प्रेशर की वजह से ये कपाट खुल जाएंगे तो ये रक्त जो है निलय में आ जाएगा, जिसे हम बाह्य निलय कहते हैं। फिर बाह्य निलय के साथ एक प्रेशर के साथ ये जो है महाधमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक चला जाएगा। देखिए, एक बार रक्त आया, फिर रक्त ने क्या किया, हृदय को छोड़ दिया, फेफड़ों में गया, फिर रक्त आया, फिर रक्त जो है निलय से होकर शरीर के विभिन्न अंगों में चला गया। तो ये जो परिकल्पना है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे ही हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। हृदय के बारे में समझ में आया कि हृदय क्या है, एक पेशीय ऊतक है जो कि हृदय पेशियों से मिलकर बना होता है। इसमें 4 वेस्ट में होते हैं, 2 निलय 2 आलिंद, बायां निलय बायां आलिंद, दायां निलय दायां आलिंद। ठीक है, नीले नीचे आलिंद ऊपर, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ऊपर आलिंद नीचे निलय। काम क्या है समझ में आ गया। बीच में कपाट होते हैं जिसे आलिंद निलय कपाट कहते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई। कैसे इनमें परिवहन होता है इसके बारे में हमने एक रफ सा डायग्राम बना के समझा। डिटेल में भी हम समझेंगे कि दोहरा परिसंचरण में जो रक्त का प्रवाह होता है वो किस तरीके से होता है। तो जितनी चीजें थी वो हमने अभी देखी। अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए, पहले इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको चीज दिखाई गई है, ये जो आपको दिखाया गया है, ये आपके हृदय, जैसे ये देखिए, ये आपके हृदय की बाहरी संरचना है। बाह्य संरचना जब आप स्कूल अपने नोट में या फाइल में बनाते हैं तो कुछ ऐसी संरचना आप बनाते हैं। अगर मान लो कि मैं बाह्य संरचना को यहाँ से बीच में से खड़े खड़े काट दूँ, जैसे मेरा पेन है, यहाँ से मैं इसको बीच में से खड़े खड़े काट दूँ। आप सैलेड कभी कभी कट करते हैं ना, खीरा वगैरह बीच में से पूरा खड़ा खड़ा, तो क्या होता है कि बीच में अंदर जो हिस्सा रहता है वो आपके सामने दिखने लगता है। तो अगर मान लो इस तरीके से हृदय को ऐसे खोल के ऐसे काट दिया जाए, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, मान लो यहाँ से रक्त जो है आ रहा है इसमें, फिर ये रक्त इसमें जा रहा है, फिर यहाँ से ये रक्त होते हुए फेफड़ों में जा रहा है, फेफड़ों से फिर रक्त वापस आ रहा है, आलिंद में आ रहा है, आलिंद से फिर इस निलय में आ रहा है, फिर ये रक्त वापस जो है आपके पूरे शरीर में जा रहा है। कुछ इस तरीके का परिवहन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इस फिगर में शायद आपको क्लियर ना समझ में आए, लेकिन इस फिगर में आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये आपके पास एक तरीके से जो है कि बना हुआ फिगर है, जो आपके बुक में वगैरह में भी बना है, तो अपने बुक से बनाइएगा। यहाँ पे आप देखिए क्या है, विच कलर इज गुड इन विजिबल, आई थिंक ब्लैक। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए नीले रंग की जो चीजें दिखाई दे रही है वो क्या है, जो नीले रंग की संरचना दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं सिराओं वाले हिस्से को या अनऑक्सीकृत जो हृदय का भाग है उसको प्रदर्शित करे। मतलब हृदय का जो दायां आलिंद है, जो दायां निलय है, वो कैसा होता है, अनऑक्सीकृत रुधिर से भरा होता है। वहीं पे जो बायां निलय बायां आलिंद होता है वो ऑक्सीकृत रुधिर से मिलकर भरा होता है। तो यहाँ पे जो आपको ब्लू संरचना दिखाई दे रही है वो अनऑक्सीकृत वाली है, और जो रेड ऑरेंज में दिखाई दे रही है वो ऑक्सीकृत वाली है। देखिए होता क्या है कि यहाँ से देखिए, मान लीजिए रक्त आ गया, किस में आया, दाएं आलिंद में आया। दाएं आलिंद से क्या है कि यहाँ पे रक्त भरता गया और उसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर बना। ये प्रेशर जब ज्यादा हो गया तो ये रक्त खुल के कहाँ पे चला आया, दाएं निलय में चला आया। पहले रक्त कहाँ आया, महाशिराओं में आया, महाशिराओं से दाएं आलिंद में आया, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आया। अब दाएं निलय से इस रक्त को कहाँ पे भेज दिया जाएगा, इस रक्त को भेज दिया जाएगा हमारे फुफ्फुस धमनियों में। मैंने आपको कहा ना कि फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अनऑक्सीकृत रक्त बहता है। इसका नाम धमनी क्यों, क्योंकि ये हृदय से रक्त को बाहर की तरफ आगे की ओर ले जा रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, मतलब फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी द्वारा जो रक्त है वो बाहर की ओर जा रहा है। अब क्या है, रक्त, अब इसके बगल बगल में यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आपके जो है कि फुफ्फुस उपस्थित होगा, लंग्स उपस्थित होंगे, क्योंकि हृदय के जस्ट बगल बगल में आपके फुफ्फुस या फेफड़े उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये रक्त जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर से आ रहा था तो अपना लेन देन वगैरह सब कर लेगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से वापस क्या होगा, यहाँ से आपके पास वापस आएगा क्या, आपका रुधिर। लंग से मतलब फेफड़ों से रुधिर जब वापस आएगा हृदय की ओर, तो ये किसके द्वारा आएगा, ये आएगा सिराओं द्वारा, क्योंकि सिराओं का काम क्या है, वापस लाना। वेन्स का क्या काम है, हृदय में रक्त को वापस लाना। तो यहाँ पे जब रक्त वापस आएगा तो पहले कहाँ पे आएगा, दाएं आलिंद में आएगा, प्रेशर बनेगा, फिर दाएं निलय में आएगा। अब दाएं निलय से क्या हुआ, प्रेशर के साथ इस रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक इस तरीके से महाशिराओं द्वारा भेज दिया जाएगा। तो 2 बार रक्त जो है हृदय में प्रवेश करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 1 by 1 करके दोहरा परिसंचरण
परिसंचरण तंत्र के बारे में पता चलेगा। देखिए हमारे शरीर में जो पक्षियां होती हैं, जो स्तनधारी होते हैं, इन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत काफी ज्यादा होती है। और आपको पता है कि कभी भी ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज का या भोजन का, भोज्य पदार्थों का क्या विघटन करना होता है। और हमारे शरीर में विघटन के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपना ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत जो रक्त है उसे एक में मिला के काम करें, तो इसलिए हमने सब कुछ सेपरेट कर दिया है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे दिया है कि महाशिराओं द्वारा, महाशिराओं मतलब जो सिरा है, जो पूरे शरीर की सिरा है, जो एक लास्ट पॉइंट है, उसे हम कह देते हैं महाशिरा, क्योंकि वो बहुत बड़ी है। तो महाशिराओं द्वारा संपूर्ण रक्त जो है दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। सपोज आंख बंद करके सपोज करिए कि पूरे शरीर से जो है रक्त जो है कलेक्ट होकर महाशिराओं द्वारा आपके दाएं आलिंद में आ रहा है। दाएं आलिंद में रक्त आएगा, फिर वो क्या होगा कि वहां पे जो आलिंद और निलय कपाट है उसके ऊपर दबाव बनेगा। फिर क्या होगा कि जब ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे दबेगा तो जो रक्त है वो निलय में प्रवेश कर जाएगा। तो फिर क्या है, दायां आलिंद संकुचन से रक्त दाएं निलय में प्रवेश करेगा। दायां आलिंद पहले ऐसे फैला हुआ रहेगा, फिर जब इसमें प्रेशर जाएगा तो दायां आलिंद इस तरीके से संकुचित हो जाएगा, मतलब एक धड़कन बनेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो रक्त है वो दाएं निलय में प्रवेश कर जाएगा। दाएं निलय के संकुचन के पश्चात अब दाएं निलय में भी जब रक्त एक ज्यादा अमाउंट में जाएगा तो ये भी क्या करेगी, नीचे से फट से ऊपर की तरफ फेंकेगी। तो जब दाएं निलय में संकुचन होता है तो रक्त जो है फुफ्फुस धमनियों से होता हुआ फुफ्फुस तक पहुंचता है। फुफ्फुस मतलब फेफड़े भी आप लिख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में फेफड़ों को फुफ्फुस लिखा है। तो फुफ्फुस धमनियों द्वारा जो रक्त है वो दाएं आलिंद से निकल के फुफ्फुस में पहुंचता है, और फुफ्फुस में आपको पता है कि वहां पे बहुत सारा जो है ऑक्सीजन पहले से ही उपस्थित है। आगे देखते हैं कि फुफ्फुस सिराओं द्वारा रक्त गया किससे, फुफ्फुस धमनियों द्वारा। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि फुफ्फुस धमनियों द्वारा रक्त जो है दाएं आलिंद से अनऑक्सीकृत रक्त जो है वो गया है, लेकिन फुफ्फुस सिराओं द्वारा ऑक्सीकृत रक्त जो है पुनः हृदय की बाएं आलिंद में, मतलब कि हृदय में रक्त आया पूरे शरीर से, दाएं आलिंद में आया, दाएं निलय में गया, फिर वो प्रेशर के साथ कहाँ पे गया, हार्ट आपके लंग्स में गया, फेफड़ों में गया, वहां से उसे क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। अब उस रक्त को जिसमें ऑक्सीजन हो गया है, अब उसे पुनः जो है फेफड़ों से भेजा जाएगा हृदय में। तो यही यहाँ पे दिया है कि फुफ्फुस सिराओं द्वारा ऑक्सीकृत रक्त पुनः जो है हृदय के बाएं आलिंद, बाएं आलिंद का जो ऊपर वाला हिस्सा है, बाएं हृदय का जो ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पे रक्त आएगा। फिर यहाँ पे जब रक्त आएगा तो बायां आलिंद जो है उसमें भी संकुचन होगा, जिसकी वजह से रक्त जो है निलय में प्रवेश कर जाएगा। निलय में प्रवेश करने के बाद फिर ये निलय के संकुचन द्वारा इस रक्त को पूरे शरीर में भेजा जाएगा। इस तरीके से रक्त का हमारे हृदय में दो बार, एक ही बार के शरीर में भेजने के पहले दो बार हृदय में आने की जो संरचना है या परिकल्पना है, इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। कि हृदय में रक्त जो है वो दो बार प्रवेश करता है, एक बार शरीर में भेजने के लिए। जैसे एक बार सिरा से आया आलिंद में, आलिंद से निलय में, निलय से फिर फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर आपके पास बाएं आलिंद में, बाएं से बाएं निलय में, उसके बाद फिर आपके पास फिर से वो पूरे शरीर में भेज दिया गया। तो ये क्या है, दो बार जो आपके हृदय में रक्त प्रवेश करता है, इस परिकल्पना को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो अगर आप इतना भी एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका मोर देन इनफ हो जाएगा एग्जाम के लिए। बुक्स वगैरह भी रीड करिएगा, वहां से आपको नए नए शब्द मिलेंगे। इस चीज को हम लोग कल के विषय में पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है। यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, हृदय है। ये क्या है, आपका हृदय है। समझ में आ रहा है। इसमें जो नीले रंग की संरचना है ये आपकी क्या है, धमनियां है। ये आपकी क्या है, सॉरी, नीले रंग की जो संरचना है ये आपकी सिराएं हैं। ये आपकी सिराएं हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है हमारे शरीर में कि सिराएं इस साइड में प्रेजेंट है, धमनियां इस साइड में प्रेजेंट है। होता सब साइड में है। यहाँ पे आपको फिगर में इस साइड धमनियां, इस साइड सिराएं दिखाई है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास सिराएं हैं। तो धमनियां और सिराएं दोनों साइड्स में उपस्थित है। अब क्या होगा, इसमें ये दिखाया गया है, इसे हम कल की क्लास में डिटेल में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ के जाइए। इसमें ये दिखाया गया है कि देखिए रक्त जो है ये यहाँ से आता है। इसमें ये दिखाया गया कि रक्त देखिए यहाँ से आता है, पहले दाएं आलिंद में आता है, फिर दाएं निलय में आता है, फिर दाएं निलय से ये रक्त होके कहाँ जाता है, ये रक्त होता है किससे, फुफ्फुस धमनियों से। फुफ्फुस धमनियों से होता हुआ कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनियों से होता हुआ ये जो संरचना आपको दिखाई गई है कुछ इस तरीके से। ये आपकी क्या कौन सी संरचना है, ये संरचना जो आपको दिखाई गई है ये आपके
फेफड़ों को दिखाया गया, इस तरीके से आपके फेफड़ों को दिखाया गया है कि ये जो रक्त है, जो कि अनऑक्सीकृत जो रक्त है जो हृदय से बाहर जा रहा है, ये फेफड़ों में जाता है। और फेफड़ों में क्या होता है कि फेफड़ों में जो फेफड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हें रक्त देने के लिए जब रक्त वाहिकाएं वहां पे जाती हैं तो वहां पे एक पतली जो कह सकते हैं चलनी नुमा संरचना बनाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों से डाक के हमारे रुधिर में चला आता है और यहाँ से CO2 जो है वो उसमें चला जाता है। इतना सा सिंपल सा समझिए। फिर उसके बाद क्या है, जब यहाँ से हृदय से रक्त बाहर की ओर निकलता है तो इसमें पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है खूब भर चुका होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन भर चुका होता है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है वो कम है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वो कम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भर भर के ऑक्सीजन फेफड़ों ने रक्त को दे दिया। फिर ये क्या है, बाएं आलिंद में आएगा, फिर आपके पास बाएं निलय में आएगा, फिर ये रक्त जो है प्रेशर के साथ हमारे पूरे के पूरे शरीर में इस तरीके से भेज दिया जाएगा, इस तरीके से हमारे शरीर में भेज दिया जाएगा। फिर हमारे शरीर की जिस कोशिका को जो काम होगा वो इस रक्त का काम करेगी और इसमें से O2 जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो फिर ये रक्त जो है ऑक्सीजन या अनऑक्सीकृत रक्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। सो इस तरीके से आपके शरीर में ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों से मिलता है और कोशिकाएं इसको प्रयोग करके इसे रक्त में से कम कर देती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं। आज के विषय में हमने पढ़ा कि धमनियां क्या है, सिराएं क्या है, हृदय क्या है, हृदय कैसे काम करता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है। कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि फेफड़ों से ऑक्सीजन का लेन देन किस तरीके से होता है, रुधिर दाब के बारे में पढ़ेंगे। हम जो पढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर जिसे हम कहते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं रुधिर दाब या रक्तचाप, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये दो रक्तचाप 120 और 80 का जो रेशियो एक जनरल पर्सन के लिए माना गया है उसका क्या मतलब है। सब कुछ हम लोग कल की क्लास में पढ़ के मानव में रुधिर परिसंचरण के अध्याय विषय को हम लोग कल के अध्याय में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।